नमस्कार दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमारा है उसमें कुल मिला के 3 आते हैं। पहला आता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आता है। दूसरा जीरेंट आता है, हमारा जीरेंट हो गया। और तीसरा हमारा पार्टिसिपल आता है, पार्टिसिपल आता है। तो कुल मिला के नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए 3। असल में इन्फिनिटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर अलग अलग रोल प्ले करता है। कभी कभी ये नाउन का रोल प्ले करेगा, कभी एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, कभी एडवर्ब का रोल। इसका कोई भी रोल डिफाइन नहीं है, फिक्स नहीं है। जिसका रोल फिक्स नहीं होता है उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं, जिसका रोल फिक्स होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो कुल मिला के जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई वो 3 हो गई, इन्फिनिटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। मैं इन्फिनिटिव के बारे में आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इन्फिनिटिव क्या है। असल में हम जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं हम सिर्फ इतना ही जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वर्ब के बाद इन्फिनिटिव लगाते हैं, कौन सी वर्ब के बाद जीरेंट लगाते हैं। उन वर्बों को हम याद कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम ग्रामर में इसको हैंडल करते हैं। लेकिन इतना पढ़ लेना पर्याप्त नहीं होता है, हमें और इन डेप्थ में जाकर इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। देखिए, जैसे मैं इन्फिनिटिव के बारे में थोड़ा सा आपको इस वीडियो में परिचय कराता हूँ कि इन्फिनिटिव वास्तव में है क्या। तो इन्फिनिटिव कुल मिला के जो शुरू में हमें इन्फिनिटिव के बारे में जानना चाहिए कि इसके फंक्शन जानने चाहिए। इसके फंक्शंस क्या हैं, सेंटेंस के अंदर इसके फंक्शन क्या है। पहला नंबर, सेंटेंस के अंदर ये 3 काम करता है। ये नाउन का काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है और ये एडवर्ब का काम करता है। इसके 3 काम हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और इसके 3 काम होते हैं। अगर ये नाउन का काम करता है, आप सिंपल से समझिए, अगर कोई भी वर्ड, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो इन्फिनिटिव हो, जीरेंट हो, अगर कोई नाउन का काम करता है तो उसके कुल मिला के 3 काम होते हैं। अगर इन्फिनिटिव का फंक्शन सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह है तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, कोई भी नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है। और तीसरा नंबर है, अगर ये नाउन की तरह रोल प्ले करता है तो ये सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके से होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो कुल मिला के इन्फिनिटिव अगर नाउन की तरह रोल प्ले करेगी तो ये हमें सब्जेक्ट की जगह देखने को मिलेगी, ये हमें ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट में वर्ब की ऑब्जेक्ट की जगह देखने को मिलेगी, और ये हमें प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह देखने को मिलेगी। और उसके अलावा ये एडजेक्टिव का काम करती है, ये एडवर्ब का काम करती है। हमें सबसे पहले इसको अलग से हम सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं कि इसके फॉर्म को हमें जानना ज़रूरी होता है। जो इसके फॉर्म होते हैं उसको जानना हमें ज़रूरी होता है। तो इसके कुल मिला के 6 फॉर्म हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके 6 फॉर्म होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है, प्रेजेंट या इसी को सिंपल फॉर्म कहते हैं, जो हम किताबों में हर जगह देखते हुए चले जाते हैं कि जो टू होता है और V1 होता है, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। असल में 2 + V1 जो होता है वो एक सिंपल फॉर्म है केवल। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ लिख दूँ टू प्ले, अगर टू प्ले कहीं पर लिखा हुआ है तो ये इन्फिनिटिव होता है, लेकिन ये सिंपल है। इसके अलावा इसके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इसका क्या होता है, टू होता है, बी होता है और वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगी होती है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ टू बी प्लेइंग, टू बी प्लेइंग। अब उसके अलावा ये परफेक्ट फॉर्म भी इसका होता है, परफेक्ट फॉर्म होता है इसका। परफेक्ट फॉर्म कौन होता है, टू हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म लगी जाएगी, जैसे टू हैव प्लेड, टू हैव प्लेड हो गया। इसके अलावा इसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होते हैं। इसमें क्या होता है, टू होता है, हैव होता है और बीन होता है, और वर्ब की 1st फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं छोटा सा, टू हैव बीन प्लेइंग, टू हैव बीन प्लेइंग हो गया। लेकिन इसके अलावा इसके 2 फॉर्म और होते हैं, ये दोनों फॉर्म पैसिव होते हैं, ये पैसिव फॉर्म है, और ये जो चारों फॉर्म होते हैं ये एक्टिव फॉर्म होते हैं। अभी एक्टिव फॉर्म, इसे एक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, पैसिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इसको आइडेंटिफाई करना सीखिए कि ये जो
इन्फिनेटिव होता है, असल में हम इसी को बार बार देखते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके और रूप होते हैं। तो इसके पैसिव फॉर्म कौन है? हम जानते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इन दोनों का पैसिव नहीं बनता है। इसका पैसिव और परफेक्ट का पैसिव बनेगा। तो जो प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म होता है इन्फिनेटिव में, इसका जो पैसिव रूप होता है वो होता है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो टू बी प्लेड, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये इन्फिनेटिव है और ये पैसिव रूप है। और इसका जो परफेक्ट पैसिव रूप होता है, परफेक्ट का पैसिव रूप होता है, इसमें टू लिखा रहेगा, हैव और बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे टू हैव बीन प्लेड, टू हैव बीन प्लेड। तो कुल मिला के अगर हमें इन्फिनेटिव पढ़ना है तो हमें सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए कि किस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगाते हैं, किस वर्ब के बाद जिरंट लगाते हैं। ये केवल इतना ही नहीं पता होना चाहिए, इसके अलावा भी हमें बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या है? पहले इसके फंक्शन पता होने चाहिए कि ये नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा और एडवर्ब का भी यही काम करता है। और इसके अलावा इसके रूप अलग अलग हमें पता होने चाहिए कि इसके जो 6 रूप होते हैं, 6 रूप हमको पता होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अब मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, ये चारों एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखूँ, आई वांट, सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखना है बस, इसके बहुत सारे काम होते हैं। आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, तो कुल मिला के ये इन्फिनेटिव है। दूसरा मैं लिखूँ आई वांट टू बी प्लेइंग, आई वांट टू बी प्लेइंग, अगर मैं लिखूँ तो ये भी इन्फिनेटिव है। तीसरा मैं लिखूँ आई वांट टू हैव प्लेड, टू हैव प्लेड। तीसरा मैं चौथा एग्जाम्पल लिखूँ मैं आई वांट टू हैव बीन प्लेइंग। अगर मैं इनसे बनाऊँ पांचवा में आई वांट टू बी प्लेड, आई वांट टू बी प्लेड। अगर मैं लिखूं आई वांट टू हैव बीन प्लेड। तो कुल मिला के अभी हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि देखिए पहले सेंटेंस में ये जो टू V1 है ये भी इन्फिनेटिव है, दूसरे सेंटेंस में टू बी ये भी इन्फिनेटिव है, तीसरे में टू हैव बीन ये भी इन्फिनेटिव है, इसमें टू हैव बीन है, ये भी टू हैव बीन प्लेइंग, टू हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा, ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये भी इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो कुल मिला के जो इन्फिनेटिव होते हैं इसके 6 फॉर्म होते हैं। अगर इसके 6 फॉर्म है तो 6 फॉर्म के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो वो जैसे अब आई वांट टू प्ले का अर्थ अलग निकलेगा, आई वांट टू प्लेइंग का अर्थ अलग निकलेगा, आई वांट टू हैव प्लेड का अर्थ अलग निकलेगा, आई वांट टू हैव बीन प्लेइंग का अर्थ अलग निकलेगा, आई वांट टू बी प्लेड का अर्थ अलग निकलेगा, आई वांट टू हैव बीन प्लेड का अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो इसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, लेकिन अर्थ निकालने से ज़्यादा पहले ज़रूरी ये होता है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब ये कहीं पर लिखे जाते हैं तो इसको करने वाला कौन होता है, यानी कि इसका रियल सब्जेक्ट कौन होता है। तो कुल मिला के पहले नंबर तो इन्फिनेटिव में हमें इसके फॉर्म पता होने चाहिए, और इसके जो अभी मैंने इससे पहले लिखा था कि इसके जो फंक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। और दूसरा इसमें जो चौथी बात हमें इन्फिनेटिव में पता होनी चाहिए, तीसरी बात इसको मैं मिटा देता हूँ, इन्फिनेटिव में हमें जो और कुछ बातें पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव का जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, और इन्फिनेटिव के जो 6 फॉर्म है, जो इसके 6 फॉर्म है, उसकी मीनिंग कैसे निकलती है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक, इसकी जो चौथी बात हमें है ये पता होना चाहिए कि इसकी जो 6 फॉर्म है उसकी मीनिंग कैसे निकलेगी, इसका सब्जेक्ट कैसे निकलेगा। तो देखो इसका सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, चलिए इसको पहले पता करता हूँ। देखो जैसे मैं लिखूँ, केवल सिंपल वाले के एग्जाम्पल से मैं पता करता हूँ, आई वांट टू प्ले। ठीक है, आई वांट टू प्ले। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो टू प्ले है इसके पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक क्रिया ही है। लेकिन वो अलग बात है कि ये यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, ये किसका काम कर रही है किसका काम नहीं कर रही है ये बाद में देखेंगे। पहले हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसको करने वाला कौन है। इसको करने वाला आई है, वांट को भी करने वाला आई है, तो कुल मिला के ये क्रिया और ये क्रिया, इन दोनों को करने वाला ये है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ
आई वांट टू, आई वांट हिम टू प्ले हो जाएगा, आई वांट हिम टू प्ले। अब इसमें देखा जाए कि ये जो टू प्ले है असल में है तो क्रिया ही, और वांट भी क्रिया है। तो अगर कोई क्रिया है तो इसको करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो यहाँ वांट को करने वाला आई होता है, यहाँ पे टू प्ले को करने वाला कौन होता है? हिम होता है, हिम इसका सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान देखें तो ये वर्ब है और इसके पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन लिखा होता है तो ये जो होता है असल में सब्जेक्ट होता है इस वाले क्रिया का। लेकिन अगर इस पूरे सेंटेंस को हम ध्यान दें तो वांट का हिम ऑब्जेक्ट है, जो हिम है वांट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हिम है वो टू प्ले का सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि इसका। लेकिन अगर एक एग्जांपल मैं और लिख दूं यहाँ पे, आई वांट नथिंग टू से, आई वांट नथिंग टू से हो जाएगा, आई वांट नथिंग टू से। अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए नथिंग, ये कोई करता नहीं है, ये कोई करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा यहाँ पे लिखा है ये कोई क्रिया नहीं कर सकता है। तो ये क्रिया नहीं कर सकता है तो टू से का काम कौन कर रहा होगा? टू से का काम आई ही कर रहा होगा और वांट का काम भी आई ही कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई इन्फिनेटिव लिखी जाती है अगर उससे पहले कोई नाउन प्रोनाउन हो जाता है तो इसका काम ये वाला करता है। अगर उसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन यहाँ पे नहीं है तो इस वाले काम को भी यही कर रहा होगा। लेकिन देखो यहाँ इससे पहले तो एक हमारा नाउन लिखा हुआ है लेकिन ये काम नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब इस क्रिया को भी यही कर रहा होगा। ये तो सिंपल का मैं एक्टिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं आपको पैसिव एग्जाम्पल देता हूँ। इसका पैसिव एग्जाम्पल देखो, जैसे आई वांट टू बी प्लेड, आई वांट टू बी प्लेड। अब देखो ये सिंपल का पैसिव रूप है, ये सिंपल का जो है पैसिव रूप है। जो पैसिव रूप होता है उससे पहले जो सब्जेक्ट लिखा होता है वो उसका मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टू प्लेड है, अगर ये चीज़ पैसिव में लिखी हुई है, अगर ये पैसिव लिखी हुई है तो टू प्लेड का जो काम हो रहा होगा वो आई नहीं कर रहा होगा। तो आई कुल मिला के सिर्फ उसमें वांट का ही काम कर रहा होगा, इसका काम करने वाला कोई और होगा। अब देखो इसका काम करने वाला कोई और होगा, वो कैसे पता चलता है हमें? आई वॉन्ट टू बी प्लेड बाई हिम, यहाँ पे बाई हिम लिख देता तब हमको पता चल जाता कि ये जो बाई हिम है इसको करने वाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये लिखा हो, बस हमें सिंपल से ये पता होना चाहिए कि अगर ये पैसिव रूप में लिखा हुआ है तो इसको करने वाला ये बंदा नहीं होगा। देखो जैसे हम ऐसे लिख दें, आई वॉन्ट टू बी रिटन, आई वॉन्ट टू बी रिटन अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आई वांट टू बी रिटन अ लेटर, ये जो इन्फिनेटिव लिखा हुआ है ये सिंपल का पैसिव रूप है। अगर सिंपल का पैसिव रूप है तो इसको करने वाला ये बंदा नहीं होगा, इसको करने वाला कोई ना कोई और दूसरा हमारा होना चाहिए। वो दूसरा व्यक्ति इधर होगा क्योंकि ये पैसिव रूप में बन चुका है, तो दूसरा बंदा इधर होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? वो ये पता चल जाएगा कि यहाँ बाई लिखा हो और हिम लिखा हो। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो समझ जाएंगे कि इसको करने वाला ये है। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ और जिनमें हमें समझना चाहिए कि इसको करने वाला कौन है। आई वांट हिम टू बी प्लेड, आई वांट हिम टू बी प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो टू प्लेड है ये इन्फिनेटिव है, ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है। अगर ये इन्फिनेटिव है तो इसको करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो सवाल है कि इसको करने वाला कौन होना चाहिए। इसके पहले ये जो है, अगर ये चीज़ एक्टिव में होती तो इसको करने वाला हिम होता, लेकिन ये चीज़ पैसिव में है। अगर ये चीज़ पैसिव में है तो इसके पहले जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, चाहे हिम आ जाए और चाहे आई हो जाए, ये दोनों सब्जेक्ट आ रहे हैं तो ये दोनों जो है इस क्रिया को नहीं कर रहे होते हैं। अगर यही चीज़ें मैं ऐसे लिख देता, आई वांट हिम टू प्ले, आई वांट हिम टू प्ले क्रिकेट हो जाता, तो ये चीज़ें पैसिव, ये चीज़ें एक्टिव रूप में हो जाती। तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आ जाता वो इस क्रिया को कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सेंटेंस में देखिए, आई वांट हिम टू बी प्लेड क्रिकेट, इस सेंटेंस में इस क्रिया को करने वाला ना तो ये है और ना तो ये है, कोई दूसरा इसको करने वाला है, कोई दूसरा करने वाला है, इसमें इसका मेंशन नहीं किया गया है। अब यही चीज़ें टू हैव वाले में भी देख लेते हैं। देखिए, आई वांट टू हैव प्लेड, अब देखिए ये परफेक्ट है,
ये जो हमारा इन्फिनेटिव का परफेक्ट रूप है, ये परफेक्ट रूप है। अगर ये परफेक्ट रूप है तो इसको देखो, अगर ये परफेक्ट रूप है, असल में ये इन्फिनेटिव ही है, इन्फिनेटिव एक वर्ब है, तो इस पूरी क्रिया को करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये किस रूप में लिखा हुआ है, एक्टिव के रूप में। अगर एक्टिव के रूप में लिखा हुआ है और इसके पहले कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है तो इस काम को भी यही कर रहा होगा, इस काम को भी यही कर रहा होगा। लेकिन अगर यही चीज़ बीच में मैं लिख देता, आई वॉन्ट हिम टू हैव प्लेड, टू हैव प्लेड, अब देखिए ये हमारा एक्टिव रूप है, ये हमारा एक्टिव रूप है। अगर ये हमारा एक्टिव रूप है तो इसको करने वाला भी ये, इसके करने वाला कोई ना कोई इधर होना चाहिए। अगर इससे पहले नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस क्रिया को करने वाला ये है और इस क्रिया को करने वाला हमारा आई हो जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को मैं पैसिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर इसी चीज़ को मैं इधर पैसिव में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे लिख दूँ आई वांट हिम टू बी प्लेड क्रिकेट। अब देखिए ये जो टू हैव बीन, ठीक है, टू हैव बीन प्लेड हो जाएगा, टू हैव बीन प्लेड हो जाएगा। अब ये देखिए ये पैसिव रूप है। अगर ये पैसिव रूप है तो इसके पहले जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो इस क्रिया को नहीं कर रहे होंगे। इस क्रिया को करने वाला अब जो सब्जेक्ट आएगा वो उसके पीछे आएगा। अगर यही चीज़ें मैं यहाँ पे इस चीज़ को छोटा कर देता, आई वांट टू हैव बीन प्लेड हो जाएगा, आई वांट टू हैव बीन प्लेड। ये भी इन्फिनेटिव रूप है, ये परफेक्ट रूप है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट रूप है तो इसको करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आई जो है इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये पैसिव रूप में है। अगर पैसिव रूप में है तो इसका सब्जेक्ट पीछे आएगा, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में ये जो क्रिया हो रही है उसको करने वाला नहीं दिया गया। इन सेंटेंस में भी जो ये क्रिया हो रही है उसको ना तो करने वाला ये है ना तो इसको करने वाला ये है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है कि जो इन्फिनेटिव के हमारे 6 फॉर्म होते हैं, 6 फॉर्म होते हैं, जिनमें से 4 फॉर्म जो होते हैं वो हमारे एक्टिव फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म हमारे पैसिव फॉर्म होते हैं। तो एक्टिव और पैसिव फॉर्म जब भी कहीं पर लिखे जाएं तो सबसे पहले तो हमें उसे पहचानना आना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है सेंटेंस के अंदर अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सिंपल फॉर्म है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ये परफेक्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, तब हमें ये ढूंढना चाहिए कि उस क्रिया को करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एक्टिव फॉर्म है तो इसका मतलब है कि उसको करने वाला सब्जेक्ट उसके पीछे होगा। अगर पैसिव फॉर्म है तो उसको करने वाला सब्जेक्ट उसके अगर एक्टिव फॉर्म है तो उसको करने वाला सब्जेक्ट उसके पहले होगा, अगर पैसिव फॉर्म है तो उसको करने वाला उसका सब्जेक्ट बाद में होगा। तो ये इन्फिनेटिव में कुल मिला के 3 बात हम महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। इन्फिनेटिव में अगर हमें पूरा कंप्लीट इन्फिनेटिव पढ़ना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव क्या है। फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव जो मैं आपको शुरू में बताया, पहले इसको डिटेल में हम पढ़ें। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। इसके फंक्शन होते हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। दूसरी बात पता होनी चाहिए कि इसके फॉर्म कौन हैं, इसके जो फॉर्म्स हैं वो पता होनी चाहिए। तीसरा है कि रियल डूअर या रियल सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक, इन्फिनेटिव। और चौथी बात हमको ये पता होनी चाहिए कि जो 6 फॉर्म है इसकी, है ना, मीनिंग कैसे निकलेगी इसकी, है ना, मीनिंग ऑफ 6 फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, 6 फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। यानी कि कहने का सेंस ये होता है कि इसकी मीनिंग कैसे निकलनी चाहिए। आखिर टू प्लेड लिखा हूँ मैं या टू हैव प्लेड लिखा हूँ, तो अलग अलग इसके फॉर्म है तो इसकी अलग अलग मीनिंग हमारी होनी चाहिए। तो इसकी 6 की मीनिंग कैसे निकलेगी ये पता होनी चाहिए। और 5वां ये पता होनी चाहिए कि कौन सी फाइनाइट वर्ब, है ना, किस फाइनाइट वर्ब के बाद हमारा इन्फिनेटिव लगता है। मतलब बहुत सारी फाइनाइट वर्ब होती है जिनके बाद इन्फिनेटिव यूज़ होता है। तो इन्फिनेटिव में ये 5 बात हमें पता होनी चाहिए। और असल में जो हम कंपटीशन में पढ़ते हैं, कुल मिला के हमको सिर्फ इसी बात में दिलचस्पी होती है कि किस वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगा होना चाहिए। हमें इस बात में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट होता है कि इन्फिनेटिव किस तरीके से सेंटेंस में इसका क्या फंक्शन होता है, नाउन का फंक्शन, एडजेक्टिव का फंक्शन, एडवर्ब का फंक्शन, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, इसमें भी हम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। किताब में सिर्फ सिंपल फॉर्म दिया रहता है। इसके अलावा हमें रियल डूअर, इसका
जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो कौन है ये हमें पता होनी चाहिए। और दूसरा, इसकी जो मीनिंग निकलती है 6 फॉर्म की, जैसे टू प्ले की मीनिंग अलग निकलेगी, टू हैव प्लेड की मीनिंग अलग निकलेगी, टू बी प्लेइंग की मीनिंग अलग निकलेगी। तो उन सब की अलग अलग मीनिंग कैसे निकलती है। और आखिरी में जो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फाइनाइट वर्ब ऐसी हैं जिनके पास इन्फिनेटिव प्रयोग किया जाता है। अगर इसके बारे में अगर आप कंप्लीट जानकारी रखते हैं तब आपको इन्फिनेटिव आएगी। तो अभी तो मैं ये बताया था कि इसका रियल सब्जेक्ट कौन होता है और इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ये 2 बात मैं बताया हूँ। और ये सेंटेंस में कैसे इसके जो फंक्शन होते हैं और इसकी मीनिंग कैसे निकाली जाती है, किन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव प्रयोग होता है, ये जो 3 बातें मैं आपको नहीं बताया हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।